फ्रेंड्स, हम फटाफट से रिवीजन करने की सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में हम जो पहला पार्ट था उसमें हमने आईपीएसी और आइसोमेरिज्म सीख लिया था। ठीक है, और उसका रिवीजन कर लिया था। उसके बाद हमें देखना होता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से क्या बनता है, तो किस किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है और इसको फटाफट से ख़त्म भी कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। फटाफट से जितना आईपीएसी में लगाए उतना टाइम इसमें लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कार्बनिक रसायन के कुछ आधारभूत नियम बात कर लेते हैं। बंध विखंडन, यानी जो बंध का टूटना होता है, बॉन्ड जो फ्यूजन होता है वो कितने टाइप से हो सकता है। बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप से होता है। पहला होता है आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन समाक्स बंध विखंडन जिसे कहते हैं। दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन विस्माक्स बंध विखंडन। हेटेरोलाइटिक का मतलब है कि अलग अलग टाइप से टूटना, यानी दोनों पे कुछ दोनों अलग अलग टाइप से टूटेंगे, और होमोलाइटिक में दोनों समान टाइप से टूटेंगे, यानी दोनों में बराबर चीज़ें बांटी जाएगी। वो होमोलाइटिक होता है बराबर चीज़ें बांटना, इक्वलिटी, और इसमें दोनों में बराबर चीज़ें नहीं बांटी जाएगी, उसे हेटेरोलाइटिक बोल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए होमोलाइटिक जो बॉन्ड फ्यूजन है, अब दोनों में बराबर बांटी जाएगी तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल का, यानी जो भी आपके पास एक एटम है, किसी बॉन्ड कहीं पर भी दो एटम्स के मध्य, मान लो कि यहाँ पर एक्स और वाई के मध्य कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जब आपके पास ब्रेक होगा, तो यहाँ पर अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है तो इस बॉन्ड एक बॉन्ड के निर्माण के लिए जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाएगा, जिसे हम डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका होमोलाइटिक में। जबकि आपका हेटेरोलाइटिक होगा, हेटेरोलाइटिक में बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन उसने साझे के लिए दिया था, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, उस इलेक्ट्रॉन को भी अगर वो रिमूव कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन भी उसके पास वापस नहीं आएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले को कार्बोकेटाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को कार्ब एनाइन बोलते हैं। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्ब धनायन और कार्ब एनाइन का मतलब कार्ब ऋणायन। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल है जिसे मुक्त मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह बंध विखंडन तब होता है जब विद्युत ऋणता समान हो, यानी विद्युत ऋणता जब दोनों की समान हो, ये कह सकते हैं कि दोनों एटम ही सेम हो या लगभग दोनों की विद्युत ऋणताएं क्या हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, तब यहाँ पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक दूसरे के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस से चले जाते हैं। जबकि आपका जो विस्माक्स बंध विखंडन है ये तब होता है जब विद्युत ऋणता में काफ़ी डिफरेंस हो, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, तो काफ़ी डिफरेंस इन दोनों के मध्य होता है। ठीक है, अगर जैसे हाइड्रोजन की 2.1 है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है और हाइड्रोजन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसकी विद्युत ऋणता 2.2 हो, तो यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणता में ना तो डिफरेंस है और डिफरेंस है भी तो वो थोड़ा कम है। बात कर लेते हैं जो आपके समाक्स बंध विखंडन है, ये समाक्स बंध विखंडन किन किन में होगा। जैसे H2 है तो H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ होगा, तो दोनों की विद्युत ऋणताएं 2.1 की होगी, तो सेम विद्युत ऋणताएं होगी, सबकी सेम विद्युत ऋणताएं होगी, तो वो सेम विद्युत ऋणताएं हैं, उन्हीं की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे हाइड्रोजन के अलावा जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 आदि, इन सब की हम बात कर रहे हैं। समाक्स बंध विखंडन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कौन कौन सी कंडीशन में आप कब पहचानोगे कि सर अब हमारे पास सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम आ गए। जैसे यहाँ पर CCl4 है, तो इसमें जैसे मान लो CCl4 में कि अगर आप मान लो समाक्स बंध विखंडन करवाओ या कोई और ऐसी कंडीशन हो, जैसे HBr में विस्माक्स, जैसे मान लो कि आपने HBr में विस्माक्स बंध, HBr में आपने विखंडन करवाया और यहाँ पर मान लो कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया, तो कौन सी कंडीशन में आपको पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन में यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और कौन सी कंडीशन में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन आपको पता चल जाएगी, तो हेटेरोलाइटिक में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका म्यू क्या होता है, 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। उसके अलावा ताप उच्च होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा ही तापमान होना चाहिए। उसके बाद पेरोक्साइड की उपस्थिति, पेरोक्साइड ध्यान रखना H2O2OR, मतलब पेरोक्साइड में ये वाला बॉन्ड होता है। अब इसके साइड में कोई से भी जुड़े हुए हो उन सबको हम पेरोक्साइड कह सकते हैं। ठीक है,
तो जिसके नाम से होगा वो उसी के नाम से पेरोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश या लाइट की उपस्थिति, आर्टिफिशियल लाइट कैसे भी हो, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति होती है तब आपके यह होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि जो आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है वो कैसी कंडीशंस में होगा। तो इसमें विद्युत ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी एटम पे जाता है, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो डेफिनेशन होती है वो भी यही होती है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वही कहलाती है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जो खींचेगा उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो नहीं खींच पाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनकी परिस्थितियाँ देख लेते हैं कि ये कब बनेगा। ये नॉन पोलर पे था तो ये पोलर सॉल्वेंट पे हो जाएगा, ये उच्च ताप पे था तो ये निम्न ताप पे हो जाएगा, ठीक है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो ये अम्लसार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो जाएगा, ठीक है। ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये अभिकारक ध्रुवीय होना चाहिए। यहाँ पर μ≠0 होना चाहिए, तभी ये वाली कंडीशन होगी। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपके अभिकर्मक है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहले नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो नाभिक से स्नेह करने वाला, अब आपको सीधी सी बात पता है कि नाभिक से स्नेह कौन करेगा। आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर पता है कि जो नाभिक होता है किसी भी परमाणु का, जो नाभिक है, मान लो मैंने ये परमाणु बनाया और इस परमाणु के अंदर का ये मैंने इसका नाभिक बना दिया, ठीक है। तो नाभिक में आपको पता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये देखो कि नाभिक से जो स्नेह करेगा, नाभिक से मान लो कि यहाँ पर कोई ए एलिमेंट है और ये नाभिक से स्नेह करेगा, यानी नाभिक से अटैच होगा। जब नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इस ए एलिमेंट पे क्या चार्ज होना चाहिए, उसके विपरीत यानी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यानी सारे नेगेटिव की नेगेटिव जितनी भी स्पीसीज है उन सबको हम नाभिक स्नेही कह देंगे। अब इसकी पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये धनावेश से आकर्षित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। नाभिक स्नेही जो स्पीसीज है यानी ए माइनस जो है, ए माइनस की बात कर रहे हैं, ए माइनस के बारे में बताया जा रहा है कि ए माइनस क्या क्या होता है। तो धनावेश से आकर्षित होते हैं, ए माइनस किससे होगा, धनावेश से आकर्षित होगा। ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये विद्युत के उदासीन या ऋणावेशित हो सकते हैं, ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि वहाँ तो प्रोटॉन होते हैं, और ये लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। और लुईस क्षार की जो डेफिनेशन होती है वही होता है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दे। जैसे NH3 अमोनिया होता है तो NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है सभी के सभी ऋणायन जो हैं वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। पहले बताया था जिस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो तो नाभिक स्नेही होगा ही होगा। तो हाइड्रोजन माइनस H माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस RO माइनस S माइनस CH3 COO माइनस, जितने भी कोई सी भी स्पीसीज में आप नेगेटिव चार्ज लगा दो वो हमेशा नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उदासीन स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है, उदासीन स्पीसीज वो जिनके पास या तो पाई बॉन्ड हो, क्योंकि पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्राउड क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। पाई बॉन्ड जितने भी होंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी उनके पास रिक्त कक्षक में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात कर ले तो NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, RnH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, R3n में है, H2 में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ROH में है, RSH में है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्राउड होगा, इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्राउड होगा, ठीक है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्राउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्राउड होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो क्राउड वाले इलेक्ट्रॉन है वो उनको डोनेशन कर देगा, ठीक है। NH2 हो गया। अब बात कर लेते हैं नाभिक स्नेही के अलावा इलेक्ट्रॉन स्नेही की। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो देखने का तरीका होता है, कई बार क्वेश्चन को इस तरह से भी देखा जाता है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही है। अब आप समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से नाभिक स्नेही की बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उनको हटा दो, नाभिक स्नेही है लास्ट में ऑटोमेटिक खुद ही बच जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन को पॉजिटिव तरीके से नहीं करके नेगेटिव तरीके से भी किया जाता है, ऑप्शन को काटने की विधि से भी, ठीक है। तो ये मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब आपने नाभिक स्नेही के सारे रूल्स पढ़ लिए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को उसके अपोजिट करने की कोशिश करो कि उसके अपोजिट कौन कौन सी चीज़ें आ रही है या कौन सी हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी। पहले अपोजिट है तो वो एक ही पढ़ लिया, उसका अपोजिट वहाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। किससे स्नेह करते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। आपको पता है नाभिक स्नेही के बारे में जस्ट अभी पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, जबकि ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल होते हैं। इसका मतलब लुईस क्षार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, जबकि लुईस अम्ल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और यही इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने की बात कर रहा है, ठीक है।
आगे देखिए, ये ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन शुद्र स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन शुद्र का मतलब होता है न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये विद्युत के उदासीन या धनावेशित हो सकते हैं और ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ होती है, नाभिक में तो होती नहीं है, कोष में होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें, तो इसमें हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो सकती है, जितनी की जितनी सारी की सारी जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। सभी धनायन इसमें आते हैं, H+, Cl+, Br+, NO+, NO2+, CH3+। उदासीन जितनी भी स्पीसीज है उनको जिनमें अष्टक अपूर्ण हो, यानी जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता हो, तो वो सारी की सारी इसी में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज में, ठीक है। तो जैसे Bf3 हो गया, तो यहाँ पर बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन के, तो बोरोन का जो ऑक्टेट है उसमें कितने आए, इस तरह से Bf3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, जबकि बोरोन के लिए ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक लोन पेयर ले सकता है, तो इसको अष्टक अपूर्ण युग स्पीसीज भी बोलेंगे। या जिनके संयोजी कोष में रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट हो, जिनके पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट हो, जैसे SO3 हो गया, SF4 हो गया, SnCl4 हो गया, SiF4 हो गया, FeCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Na+NH4 को कभी कभी इलेक्ट्रॉन स्नेही में नहीं गिनते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इनका अष्टक पूर्ण होता है। जैसे सोडियम का आप करोगे Na+, तो ये 2 8 और लास्ट का इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक उदासीन स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन में और कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही ना हो और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, बाकी के 3 नाभिक स्नेही हो और एक सोडियम हो या NH4+ हो, तो आपको फिर इसे भी इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, उभय स्नेही यानी ऐसी स्पीसीज जो दोनों की तरह बिहेव करे, एम्फीफिलिक रिएजेंट। तो इसमें देखो एक पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। तो ये नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह बिहेव करते हैं। उदासीन जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ होता है। तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव आया तो अब कार्बन पे कौन अटैक आके करेगा, इलेक्ट्रॉन आके अटैक करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नाभिक स्नेही हो जाएगा। और ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। अब देखो ठीक है, ये किसकी तरह, ऑक्सीजन किसकी तरह, न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पर कौन आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा। और इस पर कौन अटैक करेगा, नाभिक स्नेही आके अटैक करेगा, ठीक है। ये जैसे एक ऑप्शन हो गया साइनाइड हो गया, एक हो गया CO कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो यही है मेन टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट अभिक्रिया के मध्यवर्ती बीच बीच में क्या क्या बनते हैं। तो इन्हीं जो हमने पहले पढ़ी उन्हीं चीज़ों से ये सारी चीज़ें अब निकल के आएगी। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये पांचों की पांचों चीज़ें नीट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जैसे नीट के लिए केवल रिवीजन क्लास है, जबकि जेट ICR, BHU, RPVT के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें अपने नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। नीट के लिए और जेई के लिए ये मैक्सिमम जगह सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नीट जेई में भी इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं, 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई फ्रेशर बच्चा है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने एक बार पढ़ रखा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेशर बच्चा भी फटाफट से अगर रिवीजन करके अपना स्कोर बढ़ाना चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी ट्रिक होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल। तो अभी आपने देखा था फ्री रेडिकल का निर्माण किससे होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से। इसमें लिखा हुआ है इसका निर्माण समांश बंध विखंडन से होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से होता है। इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, और वो कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अयुग्मित कहलाएगा, अनपेयर्ड कहलाएगा। मुक्त मूलक अधिक क्रियाशील होते हैं और इस कारण ये कम स्थायी भी होते हैं। जो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, किसके कारण होते हैं, फ्री रेडिकल के कारण। जो फ्री एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण ही ये होते हैं। तो इनका देखो अगर आपको नाम लिखना हो तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक। Cl को क्या कहा जाएगा, Cl फ्री, क्लोरीन फ्री रेडिकल, CH3 को मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नॉर्मली जो जनरली बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक फ्री रेडिकल ऐसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए n बराबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2। ज्यामिति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल, ठीक है।
अब ये जो पी कक्षक है ये तल के लंबवत है। संयोजी कोष में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपके लिए इतना ही है, हायर क्लास में जाओगे तो इसके 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये कभी कभी तो यहाँ पर संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, कभी sp3 होगा, लेकिन वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होगा, sp2 होगा। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण फ्री रेडिकल अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण फ्री रेडिकल है वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुक्त मूलक। तो देखो एक तो होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, CH3 का ये डॉट। ठीक है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया और यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल आपको दिखाया गया है। देखो ये है, ये CH2 डॉट है, ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो CH2 डॉट है ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। अब 2 डिग्री फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो जिस पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वो 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होगा, 1 से और 2 से। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये जो फ्री रेडिकल है ये 1 से और 1 से 2 हो गए। ऐसा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो जिस पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 1, 2 और 3 से। ठीक है। अब बात करते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, विनाइल फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, 2 कार्बन की चेन और उस पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, आपने विनाइल क्लोराइड का तो नाम सुना ही होगा, वाइनिल क्लोराइड, जिसे PVC बनता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, बायोमोलिक्यूल में मैंने पढ़ा रखा है, पॉलीमर वाले में, आप देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एलाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं कि आपकी ये बेंजीन वाले होती है और बेंजीन वाले पे CH2% है और इस पर फ्री रेडिकल होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद फिनाइल फ्री रेडिकल, अगर बेंजीन वाले पे सीधा फ्री रेडिकल हो तो इसे फिनाइल फ्री रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। तो डाइफिनाइल देखो ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया और ये मिथाइल है, तो डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल इसका नाम हो गया। ठीक है, अब मुक्त मूलकों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सिंपल सा पता चल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के। अभी देखा था आपने कार्बन इस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 1 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जबकि ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह मुक्त मूलकों का स्थायित्व बढ़ाते हैं, यानी इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले फ्री रेडिकल का स्थायित्व घटा देते हैं। तो देखिए अब इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है यही मेन एग्जाम में पूछा जाता है, बस कंपाउंड चेंज हो सकता है लेकिन मेन एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो आपको देखना है, मैं सबके रीजंस बताता जाऊंगा क्यों ये सबसे पहले आया, सबसे बाद में आया, कैसे कैसे। ठीक है, विनाइल सबसे कम स्थायी होता है, सबसे लेस स्टेबल होता है। इसका रीज़न ये है कि जो फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे आ गया, किस पे आ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ गया, यानी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे अगर फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो लेस स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, आगे उससे ज़्यादा CH3 फ्री रेडिकल आ गया, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल अभी मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, एलाइल फ्री रेडिकल, ये इनसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है एलाइल फ्री रेडिकल क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। अगर इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आ रही है आपको बात, यानी जो ये फ्री रेडिकल है ये इस पे आ जाएगा यहाँ पर, और जो ये डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इस जगह आ जाएगा। समझ गए आप। उसके बाद देखिए ये 1 डिग्री था और इस पे देखिए इस कार्बन की है तो यही एलाइल फ्री रेडिकल, लेकिन इस पे एक मिथाइल समूह और जुड़ गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी अभी अपने ऊपर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो मुक्त मूलकों का स्थायित्व बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले घटाते हैं। तो उसके बाद आ गया आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल, कौन सा आ गया, बेंजाइल फ्री रेडिकल, फिर डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल और फिर उसके बाद ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये तीनों के तीनों जो है वो मोर स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेंस के कारण ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने सब कुछ बता दिया आपको यहाँ पर। अब देखो फ्री रेडिकल के आगे की चीज़ें और देख लेते हैं कि इन दोनों में स्टेबिलिटी क्यों है। तो ये मैंने आपको रीज़न बता ही दिया कि स्टेबिलिटी CH3 की ज़्यादा क्यों है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर जो ये डबल बॉन्डेड है इसमें परसेंटाइज करैक्टर बढ़ते हैं और EN बढ़ जाती है। तो EN मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्बोकेटाइन की। तो देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल जो है इनके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होगा। जो ही फ्री रेडिकल का है वही कार्बोकेटाइन का होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 पे फ्री रेडिकल तो CH3 पे अब की बार क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा। CH2 पे फ्री रेडिकल है तो इस पर अब की बार कार्बोकेटाइन आ जाएगा और स्टेबिलिटी सेम टू सेम वही रहेगी और रीजन भी वो के वही रहेंगे। क्योंकि आपको पता है मैंने विनाइल और CH3 फ्री रेडिकल जब मैंने आपको बताया कि दोनों में CH3 फ्री रेडिकल मोर स्टेबल क्यों है विनाइल फ्री रेडिकल से, तो रीज़न मैंने आपको यही दिया था। तो यहाँ पर भी वो की वही चीज़ लागू हो जाएगी, बस बाकी की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है कि वहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, जबकि कार्बोकेटाइन का किससे होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है विस्मार्क बंध विखंडन से। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए n बराबर 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्बोकेटाइन का निर्माण है वो विस्मार्क बंध विखंडन से होता है। कार्बोकेटाइन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक बिहेव करता है। जिस तरह से मुक्त मूलक का होता है उसी तरह से कार्बोकेटाइन व कार्ब के एनाइन भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप लिखिए विनाइल फ्री रेडिकल लिखिए, तो विनाइल फ्री रेडिकल को आप कैसे लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल। अब मैं कहूँ कि विनाइल कार्बोकेटाइन लिखिए तो फ्री रेडिकल की जगह आप पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, ये विनाइल कार्बोकेटाइन हो गया। अब मैं कहूँ कि आपको विनाइल कार्ब एनाइन बनाइए तो पॉजिटिव की जगह आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अब उन सबको दोबारा से एक बार बना के नहीं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से फ्री रेडिकल होते हैं, जो डिफरेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो मैंने दिया भी है कि आपको 1 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस पर CH2 इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज है उस पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की। तो सेम टू सेम वका वही स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे है। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दिख ही रहा है। अब बात कर लेते हैं हम आगे एरोमेटिक, एलिफेटिक और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये होता है आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद एलिफेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं कैसे समझूंगा कि ये एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये वीडियो एंडिंग होने से पहले पहले मैं आपको ये चीज़ भी सिखा दूंगा कौन सा एरोमेटिक होता है, कौन सा एलिफेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है। अब देखिए 5 सदस्य की व 6 सदस्य की जो वैले रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, छोटी व बड़ी 4 कार्बन की, 3 कार्बन की या 7 कार्बन की, 8 कार्बन की जो रिंग होती है वो कम स्टेबल होती है 5 और 6 कार्बन के बजाय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बोरेडिनाइन। तो कार्बोरेडिनाइन में जो आपके कार्बोकेटाइन कार्ब फ्री रेडिकल में हो रहा था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए कितना उल्टा होगा, कैसे उल्टा होगा वो मैं सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो कार्बोरेडिनाइन का निर्माण किससे होता है, विस्मार्क बंध विखंडन से होता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम लोन पेयर की तरह मान सकते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 + 1 तो कितना हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ज्यामिति कैसी होगी, पिरामिडल और स्ट्रक्चर कैसी होगी, चतुष्फल की है। ठीक है, अब देखिए जब कार्बोनाइन संयुग्मित तंत्र में उपस्थित हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, इस कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये इस पे और इस कार्बन पे दोनों पे प्रेजेंट है, आधा आधा डेल नेगेटिव के रूप में। तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 ही होगा। इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, पूरी का sp2 ही sp2 होगा। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर ही नहीं होगा बल्कि पूरी रिंग में जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भी ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इस पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। आगे वाले में sp2, नीचे वाले में sp है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर नहीं बल्कि इस पर भी होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, केवल यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कार्बोरेडिनाइन की बात करें तो चीज़ें तो वो की वही होने वाली है। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोरेडिनाइन करना तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा CH3 और एक पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, विनाइल का करना है तो विनाइल आपको दिख रहा है, विनाइल कैसा है, कार्बोरेडिनाइन का स्थायित्व इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह से बढ़ता है, कि यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए इसलिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिख रही है, इसमें कौन कौन सा है। अब बात कर लेते हैं कार्बिन और नाइट्रीन और बेंजाइन। तो कार्बिन की अगर मैं बात करूँ
तो उदासीन दो बंध युक्त कार्बन जिस पर दो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो कार्बीन कहलाती है और ये लगातार दो समाक्ष बंध विखंडन से बनती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट, ये पहली आपके पास क्या है सिंगलेट, और दूसरी है ट्रिपलेट। क्या नाम है पहली का? सिंगलेट और दूसरी का ट्रिपलेट। तो sp2 वी शेप होती है पहली, ठीक है। जो आपकी सिंगलेट होती है वो कैसी होती है? sp2 और वी शेप होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो तीन को हम काउंट कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा? n=3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जो आपकी ट्रिपलेट होती है इसमें कैसा होता है? एक दो सिग्मा बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? दो सिग्मा बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित होते हैं, तो इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp, और स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इसकी? रेखीय। कार्बिन व नाइट्रीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन स्नेह व लुईस अम्ल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इनके पास इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनके पास 6 4 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रीन है तो ये नाइट्रीन की ये स्ट्रक्चर होती है और ये उदासीन होती है नाइट्रीन, क्योंकि नाइट्रीन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं, इसीलिए ये उदासीन भी होती है। अब बात कर लेते हैं बेंजाइन। बेंजाइन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया गया है और यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका बेंजाइन है। इस बेंजाइन का जो पूरा नाम होता है वो डाइडिहाइड्रो बेंजीन भी कहते हैं। डाइडिहाइड्रो यानी यहाँ से और यहाँ से दो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसीलिए इसका फॉर्मूला C6H4 भी होता है। और देखिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर इनमें बॉन्ड बनता है, इसीलिए ये जो बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड नहीं बल्कि यह आपके सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड तो है लेकिन ये पाई बॉन्ड आपके किससे? हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। इसी हाइब्रिडाइजेशन से बनने की वजह से इस पाई बॉन्ड को भी हम सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करके काउंट करते हैं। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते हो वहाँ पर काउंट करते हैं, इसीलिए इस कार्बन का और इस कार्बन का, दोनों कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही आता है। बच्चों के दिमाग में रहता है दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आगे से बॉन्ड बन रहा था, इसका मतलब यहाँ पर तो n=2 वैल्यू होगी और n=2 होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, और यही गलती कराते हैं। sp भी ऑप्शन में होता है जबकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2 पारसीय अतिव्यापन के निर्माण से होता है और इसमें सभी कार्बनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है? sp2 होता है। समझ आ रही है कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों के जो आधारभूत नियम हैं। तो इसमें हम 3 इफेक्ट पढ़ेंगे मेनली, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। दोनों को सेम ही बोलेंगे क्योंकि आपके डिटेल में वैसे दोनों सेम नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन आपके लिए ये समझ लो कि दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट आपके लिए पढ़ेंगे और उसके बाद आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं, कैसे होते हैं, वो चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। जब तक आपको इनके डिपेंडेंट होने की या इनके जो बेसिक रूल है उनके बारे में नहीं पता होगा तो ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके सारे के सारे आंसर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे देने हैं, ठीक है। किसके आधार पे देने हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे ही आपको देने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर En है वो B की ज़्यादा है A की तुलना में, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो B की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब आगे देखिए, बंधित युग्म का अधिक विद्युत परमाणु की ओर थोड़ा सा विस्थापित होने से अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये एक स्थायी प्रभाव है और ये दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पे निर्भर करता है और दूरी बढ़ने के साथ साथ ये प्रभाव कम हो जाता है। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यक्त क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ने पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और यही हम रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर जब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो DNP रूल ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस के आधार पे पहले आंसर देंगे। अब जैसे मान लो कि दो चीज़ें हैं उन दोनों में डिस्टेंस सेम है तो फिर हम नंबर देखेंगे कि संख्या में ज़्यादा कौन है, और जब संख्या में भी सेम हो तब हम पावर देखेंगे किसकी क्षमता ज़्यादा है, किसका इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। 2 कार्बन या 3 कार्बन के पश्चात प्रेरणिक प्रभाव नगण्य हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ कोई आई इफेक्ट वाला कोई चीज़ जोड़ी और यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चौथे कार्बन में मैं पूछूँ कि इस पर आई प्रभाव लग रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, लेकिन इस पर पूछो तो इस पर इंडक्टिव जो इफेक्ट होगा वो 0 या इक्वल टू 0 के समथिंग होगा, समझ गए। अब बात करें धनात्मक या सकारात्मक। देखो ये हिंदी मीडियम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है सकारात्मक। ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि निम्न में से कौन सा सकारात्मक प्रेरणिक प्रभाव बताता है। तो कई बच्चे तो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए थे कि सकारात्मक का मतलब क्या होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव,
ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ये समूह है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, विद्युत ऋणता में अंतर होने पर प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं सभी एल्किल समूह। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जितने भी एल्किल समूह हैं वो सारे के सारे डोनेट करते हैं और कार्बन की संख्या बढ़ने पर आपका जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कार्बन श्रृंखला में शाखा बढ़ने पर भी प्लस आई प्रभाव बढ़ता है आपका। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ से किस तरह से ये बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये 1 डिग्री था, यहाँ पर भी ये 1 डिग्री था, लेकिन 2 कार्बन बढ़ गए। यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री ही है, लेकिन 2 कार्बन ही है, लेकिन 2 डिग्री हो गया है। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन और ये 3 डिग्री हो गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट। आपको एक चीज़ पता लग गया होगा कि जो प्लस आई प्रभाव है वो केवल एल्किल समूह दर्शाते हैं। तो आपके सिलेबस में इतना ही, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लस आई प्रभाव केवल एल्किल समूह दर्शाते हैं, और समूह भी होते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग केवल ये समूह ही बहुत होंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकता हूँ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उन सबको भी आप प्लस आई इफेक्ट में मान सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक प्रभाव माइनस आई इफेक्ट। तो जब परमाणु अधिक विद्युत ऋणता के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसे माइनस आई प्रभाव कहते हैं। देखो इसमें विद्युत ऋणता का ही रोल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर OR पॉजिटिव, क्या है OR पॉजिटिव आपको पता है, इस पर प्लस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ऑलरेडी है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये नाभिक की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके बाद OH2। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर OH2 और OR2 में OR2 ज़्यादा क्यों है। तो मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में, आपको सिर्फ जब आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि मुझे जो भी आंसर देने हैं वो विद्युत ऋणता के आधार पर देने हैं। अब देखो दोनों में ऑक्सीजन तो सेम है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी सेम है। इसमें R है, R का मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब कार्बन, और इसमें हाइड्रोजन। तो बताओ कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कि हाइड्रोजन की ज़्यादा? कार्बन की ज़्यादा। तो जो आई इफेक्ट होगा वो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेरणिक जो प्रभाव वो किस पे डिपेंड करता है? विद्युत ऋणता पे। तो कार्बन वाले का ज़्यादा, तो R वाले का ज़्यादा हो गया। इसमें भी देखो NR3 और NH3 में भी ये वाला रूल ही लगा दो, हो जाएगा आंसर आपका। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ये चीज़ कि आपको किस तरह से इसमें देखना है बस, लेकिन ये परफेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपके जैसे थ्योरेटिकल आपको लिखना होता थ्योरेटिकल के रूप में, तो ये जो मैंने बताया वो आंसर सफिशिएंट आंसर और राइट आंसर भी नहीं है। लेकिन आपको बस तरीका देखना है, आपको तो केवल ओमार में ऑप्शन भरना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर मेरा वाला बिल्कुल आपके फिट बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद भी रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट है NO2, उसके बाद SO3H, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो साइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद एसिड। तो देखिए एसिड और एल्डिहाइड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना एसिड ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड ज़्यादा होता है एसिड से, क्योंकि यहाँ पर जो ये इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक दूसरे के अंदर रेजोनेंस के कारण बढ़ता रहता है। फिर फ्लोरीन आ जाएगा आपका, फिर Cl, फिर Br और I-, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं वो क्या करते हैं? अम्ल की सामर्थ्यता को घटाते हैं। जैसे एल्किल समूह है, तो ये एल्किल समूह वो किसको? सारकता को बढ़ाएंगे। जो अम्लता को घटाते हैं वो सारकता को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह वो अम्ल की सामर्थ्यता को बढ़ाते हैं। यानी अम्लता समान होती है माइनस आई इफेक्ट, समान होती है 1 प्लस आई इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें अम्लता ज़्यादा किसकी है। तो देखो आपको पता चलेगा यहाँ पर COO समूह सब में सेम है, सब में सेम है। अब देख लो कि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा वही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH2 है, तो देखिए यहाँ पर CH2 और Cl है, तो CH2 और Cl है आपका। देखिए यहाँ पर CH2 और Cl, तो Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट भी दर्शाता है। हाइड्रोजन का 0 इफेक्ट मानते हैं, ना प्लस आई मानते हैं ना माइनस आई मानते हैं, ठीक है। तो इसको जब आपको लिखना है तो जैसे यहाँ पर आपको अम्लता क्रम पूछा है तो आपको सबसे पहले नेगेटिव आई, फिर 0, फिर पॉजिटिव आई, तो फिर 0 को बीच में रख देंगे, ठीक है। तो ये बीच में आ गया आपका यहाँ पर, और CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, तो इसको सबसे लास्ट में कर दिया, क्योंकि ये तो सारकता को बढ़ाता है, अम्लता को नहीं। नीचे वाले में देखो सारकता का क्रम दे रखा है, तो सारकता के क्रम में देखो इसमें 1 CH3 है, इसमें 2 CH3 है और इसमें 3 CH3 है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सारकता भी बढ़ती जाएगी, और अम्लता समानुपाती क्या होती है? 1 सारकता। तो ये वाले क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा का ऐसा सीन ही है, आप इससे सीधा सीधा हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो चेन बन रही है, यहाँ पर चेन बन रही है, यहाँ पर चेन बन रही है। देखो सबसे ज़्यादा देखो मैंने बताया था आपको DNP रूल, डिस्टेंस, नंबरिंग और पावर। तो देखिए इसमें डिस्टेंस का कोई रूल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन ही है, इसमें 4 कार्बन है, सब में सेम कार्बन है और इनकी पावर भी सेम है। जबकि नंबरिंग की अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो नंबर 4 कार्बन है, नंबर 3 4 कार्बन, नंबर 3 4 कार्बन। लेकिन डिस्टेंस की बात करूँ देखो यहाँ पर पहले कार्बन पे केवल 1 ही लग रहा है, दूसरे पे देखो यहाँ पर 1 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे पे 1 तो नीचे वाले का लग रहा है, 1 इधर वाले का भी लग रहा है, और इस पे देखो पहले पे ही लग रहा है नीचे वाले का। तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा अम्लता में, ठीक है।
क्योंकि ये सारकता बढ़ाएगा तो ये अम्लता का उल्टा हो जाएगा। सारकता का क्रम जो है वो सारकता में सबसे ज़्यादा ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, लेकिन अम्लता में इसका उल्टा हो जाएगा। जो दे रखा है आपके पास आंसर वो किसका दे रखा है, आपके यहाँ अम्लता का दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अम्लता की। तो अभी जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो देखो यहाँ पर CH2 C डबल CH2 C डबल CH2 C डबल CH2 C डबल सब में सेम है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा किसका है, तभी तो अम्लता बढ़ेगी। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा सबसे, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में देखो तो अगले वाले में NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, Cl का उससे कम होता है, Br का उससे कम होता है, CH3 तो प्लस आई देता है। तो अम्लता का क्रम ये सीधा सीधा जो लिख रखा है वो हो जाएगा। अब आगे वाले में देखो कि आगे वाले में देखो यहाँ पर COOH है तो COOH का माइनस आई होता है, इसमें COOH का माइनस आई होता है, इसमें COOH का माइनस आई होता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक CH2 जुड़ गया जिसका प्लस आई होता है, यहाँ पर 2 CH2 जुड़ गए जिनका प्लस आई होता है। तो CH2 की संख्या बढ़ती जाएगी तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा और अम्लता कम होती जाएगी। तो जिसमें CH2 नहीं है उसकी अम्लता सबसे ज़्यादा, फिर जिसमें कम CH2 उसकी अम्लता और उससे थोड़ी कम, और जिसमें CH2 सबसे ज़्यादा उसकी अम्लता सबसे कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एमीन की सारकता की। तो देखिए एमीन की सारकता है वो प्लस आई प्रभाव या इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह एमीन की क्या करते हैं, सारकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लस आई प्रभाव वाले या इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है। यानी जो अम्लता को घटाते हैं वही सारकता को बढ़ाते हैं, जैसे CH3 समूह हुआ। जबकि माइनस आई प्रभाव या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह क्या करते हैं, एमीन की सारकता को घटा देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा क्षारीय होती है, क्योंकि एरोमेटिक एमीन में रेजोनेंस पाया जाता है, ठीक है। और रेजोनेंस ये चीज़ कहता है कि रेजोनेंस के कारण नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता रहता है, और वो ये कह देते हैं कि ये अम्लता बढ़ती है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा RnH2 हो जाएगी, फिर उसके बाद NH3 हो जाएगी, उसके बाद आपकी एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे आपके पास ये वाली एमीन हो तो इस एमीन जो है आपके पास इसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए इस एमीन में अगर आपके पास गैसीय होता है तो 3 डिग्री ये वाली सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री उससे कम सारी होगी, 1 डिग्री सबसे कम सारकता होगी। लेकिन अगर विलयन अवस्था में है तो एथिल एमीन को छोड़ के, एथिल एमीन में अगर यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, मेथिल एमीन है, तो मेथिल एमीन हो चाहे प्रोपिल एमीन हो चाहे ब्यूटिल एमीन हो, ये सारी की सारी एमीन होते हैं एथिल एमीन को छोड़कर। याद रखना एथिल एमीन को छोड़कर सबका आंसर 2 डिग्री ज़्यादा, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास एथिल एमीन हो, कैसी एमीन हो, एथिल एमीन की अगर मैं बात करूँ तो एथिल एमीन कुछ इस तरह से CH3 CH2 और NH2, ठीक है। ये 1 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री के लिए ऐसा का ऐसा समूह में यहाँ पर जोड़ दूँ, 3 डिग्री के लिए ऐसा का ऐसा समूह यहाँ पर भी जोड़ दूँ, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो वहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। ध्यान रखना, यानी 3 और 1 में जो है फ़र्क वो चेंज हो जाएगा। जबकि मेथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, कोई सी भी हो, सबके लिए ये वाला लगेगा 213 वाला आंसर, लेकिन एथिल एमीन के लिए 231 वाला आंसर लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए ये इसमें रीज़न लिख रखा है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो ये रीज़न आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अनुनाद प्रभाव की। अनुनाद प्रभाव एक इफेक्ट हमने कब खत्म कर दिया है। दूसरे प्रभाव की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रभाव का अनुनाद प्रभाव। देखिए अनुनाद प्रभाव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अनुनाद प्रभाव नहीं आता उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अनुनाद प्रभाव को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इजी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर ले, कंट्रोल कर ले, ठीक है। देखिए अनुनाद जो प्रभाव है, रेजोनेंस इफेक्ट है, अनुनाद ये पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन को ही अनुनाद कहते हैं। यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है किसमें, अनुनाद में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टोटोमेरिज्म होती है और जो अनुनाद रेजोनेंस होता है उन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। टोटोमेरिज्म में किसी एटम का गमन होता है, किसी एटम की मूवमेंट होती है, जबकि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की मूवमेंट होती है, बॉन्ड की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अनुनाद की कुछ शर्तें हैं कि अनुनाद कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो देख लीजिए आप। अनुनाद होने के लिए यौगिक की संरचना समतलीय होनी चाहिए। समतलीय का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। संयुग्मी तंत्र में उपस्थित होना। संयुग्मी तंत्र का मतलब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन किस टाइप का होता है, 6 टाइप की कॉन्जुगेशन में आपको सिखा रहा हूँ, देख लीजिए। कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है। फिर है लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, तो डबल बॉन्ड और क्लोरीन पे लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन हो गया। नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये आपका कॉन्जुगेशन हो गया। फिर अगर मैं पॉजिटिव पाई बॉन्ड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो गया। अगर मैं अति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और
फ्री रेडिकल हो गया। तो ये 6 प्रकार के आपके कॉन्जुगेशन जो होता है वो संयुग्मी तंत्र प्रेजेंट होता है। जहाँ पर भी इन 6 में से कोई भी एक भी कंडीशन प्रेजेंट हो, तो यानी आपने इसमें सब चीज़ें एक चीज़ देखी होगी यहाँ पर कि एक तो आपके पास ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के साथ लोन पेयर भी कई बार या नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए आगे की हम बात करते हैं इसमें। किसी यौगिक की विभिन्न संरचनाएं जिनमें केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न हो अनुनादी संरचना कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न हो, इनमें परमाणु की संरचना समान होती है। जैसे देखो ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन, तो देखो यहाँ पर CH3 सेम है, कार्बन सेम है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का गमन हुआ है। तो हाइड्रोजन का गमन हुआ है इसीलिए ये अनुनादी संरचना नहीं है, बल्कि ये क्या है, चला अवयवता है। टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। अनुनादी संरचना नीचे वाली देखो CH3 ऑक्सीजन कार्बन CH2 देख लो, सब में चीज़ें सेम है, बस इसमें नेगेटिव चार्ज पहले कहीं और था, अब कहीं और आ गया। ठीक है, अब देखिए अनुनादी संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। अनुनाद ऊर्जा बढ़ने के साथ यौगिक का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। अब अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व की हम बात कर ले तो सबसे पहले जिन पे कोई भी चार्ज ना हो वो अनुनादी संरचनाएं सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। यानी मैं कह सकता हूँ अध्रुवीय अनुनादी संरचनाएं ध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं से ज़्यादा स्थायी होती है। आपको पहले पॉइंट को सबसे ज़्यादा मोस्ट मानना है, सेकेंड पॉइंट को उसके बाद देखना है, थर्ड को उसके बाद, फोर्थ को उसके बाद, सिक्स को के बाद। ठीक है, आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ही आपको तुलना करनी है। अब आपके पास मान लीजिए कि आपने सारी जो अध्रुवीय स्ट्रक्चर थी उनको सबको आगे कर दिया, फिर ध्रुवीय स्ट्रक्चर पे आ जाओगे आप सारी की सारी, यानी जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो ध्रुवीय स्ट्रक्चर है उसमें पूर्ण अष्टक वाली संरचनाएं अपूर्ण अष्टक वाली संरचनाओं से अधिक स्थायी होगी। क्या होगी, अधिक स्थायी होगी। या आप ये भी देख सकते हो कि जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्थायी होगी। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं जिस अनुनादी संरचना में अधिक सहसंयोजक बंध उपस्थित हो वह संरचना ज़्यादा स्थायी होती है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश होना चाहिए और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश होना चाहिए, वह संरचना अधिक स्थायी होती है। उसके अलावा अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व है विपरीत आवेश के मध्य दूरी बढ़ने से घटता है। यानी विपरीत जो आवेश हैं वो एक दूसरे के पास होने चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर बताना चाहूँ तो जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है। इमेजिन मत करना कि ऐसी स्ट्रक्चर बनती है या नहीं बनती है, बस सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेंजीन वाले, इस पे मान लो कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया। एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किया। तो देखो यहाँ पर दो विपरीत समूह, उनके मध्य क्या है, दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर दूरी क्या है, कम है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये वाली कम स्टेबल हो जाएगी। 1 नंबर ज़्यादा स्टेबल है, 2 नंबर कम स्टेबल है। अगर जैसे मान लो इन्हीं स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है कि ये स्ट्रक्चर है आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर है आपकी, और देखिए इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इसमें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। मान लो कोई सा भी चार्ज, यहाँ पर दूरी कम है लेकिन समान आवेश है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है लेकिन समान आवेश है, तो ये वाली ज़्यादा स्थायी हो जाएगी। यानी जो समान आवेश है उनके मध्य दूरी ज़्यादा होनी चाहिए और जो विपरीत आवेश है उनके मध्य दूरी कम होनी चाहिए। अब देखिए, यदि धनावेश अधिक विद्युत परमाणु पर हो लेकिन सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो तो वह संरचना ज़्यादा स्थायी होती है। यदि 2 निकटतम परमाणुओं पर समान आवेश उपस्थित हो तो वह संरचना कम स्थायी होती है। अभी भी जो मैंने आपको लास्ट ऑप्शन बताया। और स्थायित्व का जो क्रम है, नियम का रूल जो फॉलो करना है वो आपको 1 2 3 4 5 6 के क्रम में ही करना है। यानी इस क्रम में लगाएंगे, अर्थात जवाब सबसे पहले फर्स्ट से मांगेंगे, उसके बाद सेकंड से मांगेंगे, उसके बाद थर्ड से और सबसे लास्ट में 7 से जवाब मांगेंगे। ये देखो स्टेबिलिटी का रूल आपको यहाँ पर दिखा भी रखा है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने सिखाया है। देखो सिखाने की कोशिश की है पूरी कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास अगर मैं बात करूँ सीधी तो देखिए ये जो पहली स्ट्रक्चर है इसमें आपको कहीं पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा, कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं देगा। बाकी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी चारों स्ट्रक्चर हैं उन सब पे 3 स्ट्रक्चरों पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ये जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है उसे अध्रुवीय स्ट्रक्चर मान के उसको सबसे पहले हम फर्स्ट रूल से आंसर दे दिया। उसके बाद सेकंड वाली की बात करते हैं तो इनमें देखिए सारे के सारे जितने भी है, आपको मैंने सेकंड रूल ये बताया था कि जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी, बॉन्ड की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो आपके में इसमें सब में, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो सेकंड वाली वैसे ज़्यादा आंसर राइट हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद अगले की अगर हम बात करें तो देखो बाकी के दोनों स्ट्रक्चर बच गए, तो दोनों स्ट्रक्चर को देखो आप किस तरह से कंपेरिजन कर सकते हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो थर्ड ज़्यादा आंसर राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला उससे लेस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब इसमें आगे की ये देखो, इसमें भी ऐसा का ऐसा ही कर रखा है। पहली जो स्ट्रक्चर है वो अध्रुवीय है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है। दूसरी स्ट्रक्चर है कार्बन पे तो नेगेटिव है, जबकि क्लोरीन पे क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, यहाँ पर कंप्लीट है, तो अष्टक पूर्ण वाली की ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड ज़्यादा स्टेबल और थर्ड सबसे लेस स्टेबल हो जाएगी। समझ में आ गई। तो चार्ज से पहले आपको बॉन्ड और ऑक्टेट देखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। वैसे आप इसका अगर आंसर दूसरा देखना चाहो तो आप इसका आंसर इस तरह से भी देख सकते हो कि मैंने ऑक्टेट के अलावा दूसरा वाला मैंने चार्ज वो बॉन्ड का भी बताया था। तो बॉन्ड का देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। नीचे वाले में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि ऊपर वाले में एक डबल बॉन्ड है, तो वहाँ से भी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव किस तरह से होता है, कैसे कैसे लगता है, सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अनुनाद प्रभाव, किसी अणु में अनुनाद के द्वारा दुर्गुणता उत्पन्न होती है, इसे अनुनाद प्रभाव कहते हैं, और ये एक स्थायी प्रभाव होता है, परेंडिक प्रभाव की तरह, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह स्थायी प्रभाव होता है। तो देखिए रेजोनेंस कैसे होता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस। ठीक है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज इधर गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन था, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच था, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या कर लिए, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी, CH2 सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये CH है, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो CHO समूह कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला फर्स्ट, और ये सेकंड जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब अनुनादी संकर की बात करें तो जहाँ पर डबल बॉन्ड घूमा वहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना दो, एक हाफ बॉन्ड बना दो, तो कंप्लीट बॉन्ड हाफ बॉन्ड, कंप्लीट बॉन्ड हाफ बॉन्ड, और कंप्लीट बॉन्ड हाफ बॉन्ड आपने बना दिया। जिस पे चार्ज आया उस पर डेल डेल चार्ज कर दो, तो इस पर भी आधी देर के लिए चार्ज आया, इस पर भी चार्ज आया, जैसा चार्ज आया वैसा वैसा चार्ज लिख दिया, तो ये अनुनादी संकर हो गया, जिसको अनुनादी हाइब्रिड भी कहा जाता है। अब है संयुग्मी तंत्र में स्थानांतरित होता है, लेकिन ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, चाहिए कहीं पर भी लगे, अनुनाद प्रभाव उतना का उतना ही, उतनी डेंसिटी के साथ, उतनी ही क्षमता के साथ अनुनाद प्रभाव लगता है। अनुनाद प्रभाव मेटा स्थिति पे कभी भी नहीं लगता है। क्या कहाँ नहीं लगता, अनुनाद प्रभाव मेटा स्थिति पे नहीं लगता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेटा स्थिति कौन सी होती है। तो देखिए जो मेटा स्थिति है वो आपकी, देखिए इसमें जैसे ये कोई बेंजीन वलय है, ठीक है, इस बेंजीन वलय पे मान लो कि ऊपर टॉप पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 कंडीशंस आपको दे दी है। अगर आप इस तरह से करोगे तो देखिए जो ग्रुप लगा हुआ है, आप सीधा ये समझ लीजिए कि जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, मान लो मैंने टॉप पे ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो इस ग्रुप के दोनों पास वाले जो एटम होते हैं, इन दोनों को कौन सा बोला जाता है, ऑर्थो स्थिति। उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे दोनों तरफ, वो होती है मेटा स्थिति, और सबसे लास्ट वाली जो इसके जस्ट अपोजिट होती है वो कौन सी होती है, पैरा स्थिति। समझ गए क्या। इसमें अगर आप देखना चाहो तो पहली और पांचवी कौन सी है, ऑर्थो स्थिति, दूसरी और चौथी कौन सी है, मेटा स्थिति, और तीसरी कौन सी है आपकी, पैरा स्थिति, ठीक है। और मेटा स्थिति पे क्या आपका अनुनाद प्रभाव नहीं लगता है। तो अब बात कर लेते हैं अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस जो इफेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। दोनों को मिक्स में ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके इतना डिटेल में नहीं है कि दोनों को अलग अलग पढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए जब कोई समूह या परमाणु अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसे प्लस आर प्रभाव कहते हैं। देखिए प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जो विद्युत ऋणता के कारण या जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वो प्लस आई में आता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो माइनस आई में आता है। लेकिन जो अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे वो आपके प्लस एम इफेक्ट में आएगा, और जो अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले वो आपके माइनस एम में आएगा। प्लस एम को प्लस आर भी बोलते हैं और माइनस एम को माइनस आर भी बोलते हैं, ठीक है। मेसोमेरिक होता है एम का मतलब और आर का रेजोनेंस। देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होना चाहिए, या तो इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज वाले सबसे आगे O माइनस, फिर उसके बाद NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर OH, फिर OR, फिर NH, ठीक है, NHR, फिर O,
फिर उसके बाद CH3, फिर CH2X, फिर FCl, Bri और C6H5। ये प्लस m प्रभाव का आपका ऑर्डर हो गया। माइनस m प्रभाव की बात करें तो जो संयुग्मी तंत्र में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए या तो उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज तो सबसे आगे आ जाएगा, फिर NO2 उससे पीछे, फिर CN उससे पीछे, SO3 CH उससे पीछे, फिर CHO सबसे उससे कम, फिर COOH और फिर CXX3। ऑक्सीजन जब एकल बंध से जुड़ी होती है, क्या ऑक्सीजन जब एकल बंध से जुड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन देती है, जबकि द्विबंध से जुड़ी हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, खींचती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे है अम्लता है वो सारे नेगेटिव के प्रेजेंट में बढ़ती है, यानी अभी जैसे -H इफेक्ट पढ़ेंगे +H इफेक्ट पढ़ेंगे तो -H भी अम्लता के समानुपाती होगा, यानी ये कह सकता हूँ समानुपाती -H और अम्लता समानुपाती 1/+H, यानी माइनस वाले अम्लता के साइड में है और प्लस वाले सारकता के साइड में है। तो आप एक बार देख लीजिए, -R और -M और -I और -H है वो सारे के सारे अम्लता को बढ़ाएंगे, जबकि +M +R +I +H अम्लता को घटाएंगे। सारकता में इसका उल्टा कर देना है, समझ गए होंगे आप लोग सब। देख लीजिए यहाँ पर देखो फिनोल सब में सेम है। अब बात कर लेते हैं कि NO2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इसमें CH3 है, तो NO2 कुछ हाइड्रोजन और CH3 में से अम्लता का क्रम अगर हमें बताना है तो ज़्यादा -M या -R और -I कौन लगाता है, तो आपको पता है NO2 का -I भी ज़्यादा होता है CH3 से, क्योंकि CH3 का तो +I होता है और NO2 का -I होता है। ठीक है, तो I के आधार पे भी अपन इसका आंसर कर सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। लेकिन अगर आप M के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो -M इसका ज़्यादा होता है और इसका +M होता है, तो ये वैसे भी आंसर हो जाएगा। अगले वाली की अगर हम बात करें तो देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 और ये सिंगल फिनॉल है। तो देखो इसमें सबसे जो है, तो देखो आपको पता है कि जो CH3 होता है वो CH3 कौन सा इफेक्ट दर्शाता है, +I दर्शाता है, CH3 +I दर्शाता है। तो +I क्या होता है, अम्लता को कम करता है। तो देखो इस पर कोई CH3 नहीं, तो सबसे ज़्यादा अम्लता तो किसकी हो जाएगी, पहले की। फिर देखिए आपको पता है जो +I इफेक्ट होता है या जो -I इफेक्ट होता है वो आपके किसी दूरी के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जब आपकी दूरी के जस्ट अपोजिट है, क्या जब आपकी दूरी के जस्ट अपोजिट है +I इफेक्ट या -I इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी थोड़ी सी और बढ़ गई और यहाँ पर दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। तो जिसका CH3 का जो +I इफेक्ट है वो किस पे सबसे कम लगेगा, इस पे सबसे कम लगेगा, तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा। थर्ड वाला उससे भी आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें +M इफेक्ट भी लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +M इफेक्ट भी लग रहा है। और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें +M इफेक्ट भी लग रहा है, क्योंकि +M इफेक्ट तीसरे में लग ही नहीं रहा +M इफेक्ट। ठीक है, तो M इफेक्ट को ज़्यादा माना जाता है। क्या माना जाता है, M इफेक्ट को ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो NO2 है, देखिए इस वाले केस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। देखिए इसमें देखो ये केवल फिनॉल है, इसमें NO2 है, इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2। तो NO2 का आपको पता है -I इफेक्ट भी होता है, -M इफेक्ट भी होता है। तो देखिए माइनस वाला क्या करता है, विद्युत ऋणता जो आपकी अम्लता है उसको बढ़ाता है। तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो NO2 समूह है वो NO2 समूह क्या करता है, आपका M इफेक्ट और I इफेक्ट दोनों दर्शाता है, -I और -M। लेकिन आपको पता है कि तीसरा जो ये है इस पर M इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं। -R इफेक्ट जो रेजोनेंस इफेक्ट है या मेसोमेरिक इफेक्ट है वो तो इस पर लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका तो I इफेक्ट ही कंसिडर होगा और इसका M होगा, इसका भी M होगा और इस पर कोई इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब देखो बात करते हैं कि इन सब की इसमें हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पर जो सबसे पहले बात किसकी सुनी जाती है, सबसे पहले बात सुनी जाती है M इफेक्ट की, फिर उसके बाद H इफेक्ट की, फिर उसके बाद I इफेक्ट की। ठीक है, तो आप पहले M की सुनोगे कि I की सुनोगे, पहले M की सुननी पड़ेगी। तो M क्या कह रहा है, M ये कह रहा है कि दूसरा और तीसरे में से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लग रहा हूँ। तो देखिए दूसरे में यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीजन अपना H डोनेट नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन अपना H क्या नहीं कर पा रहा है, डोनेट नहीं कर पा रहा है। और ऑक्सीजन अगर अपना H डोनेट नहीं कर पाता तो इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, कम, और चौथे की अम्लता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। चौथे सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे की, तीसरे पे NO2 लगा हुआ है, ये -I ही दर्शाएगा, -I दर्शाएगा, -M नहीं बताएगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ लगता नहीं है मेटा पोजीशन पे, तो -I बताएगा। इसलिए -I की वजह से ये थर्ड पे आ जाएगा और सबसे फोर्थ पे कौन सा आ जाएगा, पहला। ये आपकी अम्लता का क्रम हो गया। अब देखिए यहाँ पर
इसमें बात कर ले तो देखो आपको COOH और बेंजीन, COOH और बेंजीन तो सेम आपको दिखेगी, COOH बेंजीन, COOH बेंजीन तो आपको यहाँ पर सेम दिखेगी। अब समूह की बात कर लेते हैं, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ CH3, तो NO2 का क्या होगा -I और -M, तो NO2 वाला सबसे ज़्यादा, फिर सिंपल वाला और फिर सेकंड वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर देखिए ये उल्टा कैसे हुआ, यहाँ पर सेकंड आगे आना चाहिए था जबकि थर्ड पीछे आना चाहिए था। तो इसका सीन यह है, यहाँ पर एक इफेक्ट लगता है, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट ये बोलता है कि कभी भी बेंजीन वाले पे COOH समूह उपस्थित है, यानी जो बेंजोइक एसिड होता है उस बेंजोइक एसिड पे चाहे कोई सा भी समूह लगा हुआ हो, चाहे वो +I हो चाहे वो -I हो, वो हमेशा बेंजोइक एसिड से ज़्यादा ही अम्लीय होता है। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। रिवीजन क्लास में आपके टीचर्स ने आपको इसे अच्छे से समझाया भी होगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें मैंने भी अच्छे से बताया है आपको कि ये किस तरह से ये इफेक्ट ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। और एमीन में भी यही सीन होता है। देखो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल हमेशा बेंजोइक अम्ल से प्रबल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला। वह ऑर्थो प्रतिस्थापी एनिलीन हमेशा एनिलीन की तुलना में दुर्बल क्षार होती है, चाहे प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, ठीक है। ऑर्थो प्रतिस्थापी जो एनिलीन है वो हमेशा एनिलीन की तुलना में दुर्बल क्षार होती है, यानी अम्लता बढ़ती है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर एनिलीन का भी आप देख लीजिए, ये प्योर एनिलीन है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सारी की अगर बात करूँ तो पहले आपका एमीन हो जाएगा, क्योंकि NH2 तो क्या करता है -I और -M दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पे M इफेक्ट नहीं लग रहा है, -M इफेक्ट नहीं लग रहा है, केवल -I लग रहा है, जबकि इस पर -M भी लग रहा है और इस पर भी -M लग रहा है -I के साथ साथ। तो थर्ड ज़्यादा सारी हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा और फिर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ और सेकंड में आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो इसका सीन देखो यहाँ पर क्या है, फोर्थ और सेकंड, फोर्थ ज़्यादा क्यों हुआ, सेकंड कम क्यों हुआ। तो देखो यहाँ पर M इफेक्ट तो दोनों का सेम लगेगा, लेकिन I इफेक्ट किसका ज़्यादा लगेगा, -I इफेक्ट किसका ज़्यादा लगेगा, ये नज़दीक है तो इसका -I ज़्यादा लगेगा। और -I क्या करता है, अम्लता को बढ़ाता है, सारकता को कम करता है, तो ये पीछे आएगा, सारकता को कम करता है इसलिए पीछे आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, नोट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अभी जो ऊपर बताया था वो क्वेश्चन नंबर 3 में H+ देरी से बाहर निकलता है, इसके कारण अम्लता क्या होती है, घट जाती है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं, अति संयुग्मन की। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई छोटी मोटी 1-2 डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उसके अलावा यहीं पर इस वीडियो को एंड कर देंगे, लंबी क्लास हो चुकी है। वैसे भी बैकरनाथन प्रभाव या बिना बंध का अनुनाद हाइपर कॉन्जुगेशन को कहा जाता है। अति संयुग्मन एल्कीन व कार्बोधनाइन व मुक्त मूलकों पे लगता है। किस पे, देखो एल्कीन पे लगेगा, कार्बोधनाइन पे लगेगा और फ्री रेडिकल पे लगेगा, कार्ब एनाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। असंतृप्त कार्बन sp2 संकृत के लिए एल्फा हाइड्रोजन अपने असंतृप्त कार्बन की ओर दे देती है और इस प्रभाव में सिग्मा व पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं, इस कारण इसे सिग्मा पाई संयुग्मन भी कहते हैं। जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती होता है। एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो एल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती होती है और एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा के व्यतक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा के व्यतक्रमानुपाती होती है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके टीचर ने इसको अच्छे से पढ़ाया भी है, मैंने भी वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस हैं उनमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पॉइंट से। आगे है कार्बोधनाइन व मुक्त मूलकों का स्थायित्व है, एल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए एल्फा हाइड्रोजन क्या होगा कि जो डबल बॉन्डेड जो सीरीज है इसके पास में जो कार्बन है उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें देखो कितने एल्फा हाइड्रोजन है, पहले में 0 एल्फा हाइड्रोजन, दूसरे में देखो 3 एल्फा हाइड्रोजन, तीसरे में देखो 3 एल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 एल्फा हाइड्रोजन इधर है, 6 एल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सिस और ट्रांस कंडीशन आ गई है। कौन सी आ गई है, सिस और ट्रांस कंडीशन आ गई है, ठीक है। और इसके बाद जिसको सिस को आपने 3rd नंबर दे दिया और ट्रांस को आपने 4th नंबर दे दिया, तो ट्रांस सिस से ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद चौथा है, इसमें भी 3 और 3 6 एल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों ही एक तरफ है, तो ये सिस और ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। जो 5वीं है वो इन दोनों से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। छठे में देखो आपको 9 एल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 6 9 एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसको एल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन या कार्बोकेटाइन या जो फ्री रेडिकल है उसके पास वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे कितने एल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, इसमें देखो 3
6, 9, 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर लिख रखा है, देख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कि जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा किसकी होगी, तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है वो समानुपाती होती है 1 बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, ये रूल आपको पता है। यानी बंध लंबाई समानुपाती होती है 1 बंध क्रम के। तो देखो इसमें बंध क्रम 1 है तो बंध लंबाई क्या होगी, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी हो जाएगी, अक्ष की। फिर देखिए इसमें डबल बॉन्ड है तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, सबसे कम, तो वाई की सबसे कम होगी। इसमें देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है इस पर रेजोनेंस के कारण आंशिक डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इस पर आंशिक रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे। तो देखो इसलिए ए और जेड है वो अक्ष से बड़े हैं और वाई से छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस अभी नहीं दिखा रखा है, इसलिए अक्ष के जस्ट बाद ए लिखा गया है, और जेड डबल बॉन्ड है लेकिन आंशिक डबल बॉन्ड है, इसलिए वाई से पहले लिखा गया है। समझ गए। अब बात कर लेते हैं, किसी भी क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर मैंने लिखा CH3, तो ये जो CH3 है ये कैसा है, अल्फा कार्बन, क्योंकि ये जो आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह या कोई स्पेसिफिक समूह मान सकते हैं, तो उसके पास वाला जो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो पास वाला कार्बन है वो कैसा है, अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन, उसके पास वाला गामा और उसके पास वाला डेल कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ये देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है ये दोनों डबल बॉन्डेड है तो इनको अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कह देंगे। अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा कार्बनों से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो गई है, ठीक है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और उसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो की जो ये मेरे नोट्स हैं इनकी अगर आपको PDF अगर रिवीजन के लिए चाहिए तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये PDF चाहिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से मुझे सीधा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।